नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। और मैं अभिषेक सिंह। इतिहास सीरीज में आप सभी का स्वागत है और ये हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले की 3 वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद की। आशा करते हैं ये हमारी सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और आज की सीरीज में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता, जो कि अध्याय 4। और हम जिस बुक का एनालाइज कर रहे हैं वो बुक्स है आपकी संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार, जो कि महेश कुमार बर्णवाल जी की है। और इसी बुक से रिलेटेड हम सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर बताया करें कि किस तरीके की आपका हमारा ये प्रयास आप लोगों को लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये जो है स्टार्ट हुई थी आपकी, इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीपों के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन एवं संस्कृति ताम्र पाषाणिक प्राक हड़प्पन है और इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा, क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल पर प्राप्त हुई थी, जो कि पाकिस्तान में है इस समय। भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा एवं दूसरी जो थी आपकी रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ है। अब यहाँ पे कुछ हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन स्थल एवं महत्वपूर्ण जो इसके तथ्य थे। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कौन सा स्थल कहाँ पे है, इसका वर्तमान क्षेत्र क्या है और उत्खननकर्ता कौन थे, किस वर्ष में हुआ था और किस नदी के किनारे ये सभ्यता हुई थी, और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो क्या क्या आपको मिले थे। तो यहाँ पे हड़प्पा की अगर हम बात करें बोली थी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता जो वर्तमान में है आपकी पाकिस्तान, जो कि साहिवाल जिला पश्चिमी पंजाब में पड़ता है, जो कि वर्तमान में आपका पाकिस्तान में है। इसके उत्खननकर्ता जो थे राय बहादुर दयाराम साहनी, मार्टिमर व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स। वर्ष था 1921 और जो ये सभ्यता थी वो आपकी रावी नदी के किनारे ये फली फूली थी। और यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए अन्नागार, ओरवली युक्त चबूतरे, कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रण मुद्रा, मछुआरे का चित्र और शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये सारी चीज़ें इस सभ्यता से प्राप्त हुई, यानी इस खुदाई में हमें प्राप्त हुई। ठीक है, दूसरा था आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो थे आपके, इसमें लारकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान जो वर्तमान में है, और इसके उत्खननकर्ता थे रखालदास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर। सन था 1922 और नदी थी सिंधु नदी के किनारे। ये सभ्यता फली फूली थी मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ पे जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं वो आपका विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, सभा भवन, अधिकांश भवनों में कुएं एवं स्नानागार, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लोथल, और लोथल जो है आपका अहमदाबाद जो वर्तमान गुजरात में है, और ये रंगनाथ राव द्वारा यहाँ पे खोज की गई थी और 1955 से लेकर के 1962 ईस्वी तक। और प्रमुख नदी थी भोगवा। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं वो आपके गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर, अग्नि देविका, हाथी दांत, स्वर्ण आभूषण, दिशा मापक यंत्र, फारस की मोहर, घोड़े की मृत मूर्ति, मृग मूर्ति और 3 युमत समाधियाँ, चालक लोमड़ी का चिन्ह आदि, ये सारी चीज़ें मिली हैं आपकी लोथल, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, फिर बात करते हैं चहुंदड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान में है, और ये जो है आपके उत्खननकर्ता थे
अर्नेस्ट मैकेबा एन.जी. मजूमदार 1935 ईस्वी में सन था और नदी थी सिंधु नदी। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो आपको मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, और ये आपका कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियों या 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा और काजल, पाउडर इत्यादि। तो कई बार ये पूछा जाता है कि श्रृंगार का जो सामान है वो किस सभ्यता में मिला, तो चहुंदड़ों में मिला है और सिंधु घाटी के किनारे। और इसकी जो खोजकर्ता थे यानी उत्खननकर्ता थे अर्नेस्ट मैकेबा एन.जी. मजूमदार थे। ठीक है, इसी के बाद आगे बात करते हैं जो मेन और इम्पोर्टेंट जो हर बार परीक्षा में इनका क्रम पूछा जाता है, किसी भी तरीके से ये पूछे जाते हैं। अगला नंबर है कालीबंगा, जो कि कालीबंगा में है, हनुमानगढ़ी राजस्थान में। जबकि इसकी जो खोजकर्ता थे या फिर उत्खननकर्ता थे अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल बीबी, लाल एवं बी.के. थापर 1953 से 1960 ईस्वी में। घग्गर नदी के किनारे इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसमें से था आपका जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली। ठीक है, तो ये सारे साक्ष्य मिले हैं आपके कालीबंगा, जो कि राजस्थान हनुमानगढ़ी जिला में है। आगे हम बात करते हैं राखीगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में है और इसके उत्खननकर्ता हैं सूरजभान। वर्ष था 1969। प्रमुख नदी थी घाघर और प्रमुख जो साक्ष्य थे यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो ताम्र उपकरण, जिसमें हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई थी। आगे बात करते हैं कोट दीजी, ये सिंध पाकिस्तान में है, जो कि धुरिये एवं फलज अहमद खान के द्वारा यहाँ पे उत्खनन करता थे और वर्ष था 1955 से लेकर के 1957। ये सिंधु नदी के किनारे हुआ था और इस यहाँ पे जो प्राप्त हुए हैं मृतभांड, मृतदेवी की मूर्तियाँ, मनके, कांसे की अंगूठियाँ, पत्थर के बाणाग्र आदि, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से मिली थी। फिर उसके बाद आ जाता है वनावली, जो कि हिसार हरियाणा में है। आर.एस. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा ये खोज यानी उत्खनन करता थे और 1973 और नदी थी सरस्वती नदी, जो कि मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कें पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, जौ के दाने और धावन, पात्र, मोहरें, कसौटी आदि यहाँ से जो चीज़ें हमें मिली हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रंगपुर, जो कि काठियावाड़ गुजरात में है और उत्खनन करता थे S.R. राव। सन था 1954 और नदी थी यहाँ पे भादर, जिसको मादर नदी भी कहा जाता है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी इत्यादि, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिले हुए थे। इसके बाद आ जाता है आपका आलमगीरीपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश, जिसको बलूचिस्तान या फिर पाकिस्तान, हालांकि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और इसके जो उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा और इसका जो अच्छा ये दूसरा था आपका सुतकेगुडोर, जो कि बलूचिस्तान में था। ठीक है, तो जो अलीमगढ़ था जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में, और यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता थे और 1958 इसका सन था। नदी थी हिंडन नदी। मृतभांडों पर रंगीन चित्रकारी के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मांडा, जम्मू कश्मीर में, जो कि जगपत जोशी उत्खनन करता थे इसके और 1982 सन था। और चेनाब नदी के किनारे यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चार्ट ब्लेड हड्डी से निर्मित बाड़ाग्रह मोहरों के साक्ष्य। ठीक है, तो कुछ ये महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। चलिए आगे हम देखते हैं इसी में ही हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। इसका फैलाव उत्तर प्रदेश में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना तट से लेकर के पूर्व में मेरठ तक भाग था। अब इसका जो काल निर्धारण था उसके बारे में हम जानेंगे। काल निर्धारण, तो काल निर्धारण की अगर हम बात करें, सैंधव सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप से दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी
आकस्मिक प्रतीत होता है और ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस क्षेत्र में प्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा, जिन्हें 1931 ईस्वी में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ये था आपका काल निर्धारण जो इसका बताया जाता है। अब यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। यहाँ जो इसका हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ है, तो आप देखेंगे ऊपर से देखेंगे तो चेनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर, जिसमें आपका मांडा अखनूर ज़िला है, और अगर हम आपका उत्तर की साइड में ये था, और अगर हम नीचे देखेंगे तो आपका दक्षिण में महाराष्ट्र आपका नर्मदा नदी, जिसको दैमाबाद या फिर अहमदनगर ज़िला है, और अगर हम दूसरे नंबर पे देखेंगे जो कि पूरब में हिंडन नदी आलमगीरपुर मेरठ ज़िला है, और इधर बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये आपका दशक नदी वगैरह, ये आपका सिंधु सभ्यता के जो संस्कृति का जो विकास हुआ था वो इसी क्षेत्र में हुआ था। चलिए आगे हम बात करते हैं। रेडियो कार्बन जो कि आपका 14C जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो कि है इसको बताया गया है 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसी में ही। हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल, जो कि आपके हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल थे जो अभी मैंने आपको नक्शे में भी दिखाए, चित्र में। तो हम सबसे पहले देखते हैं मांडा। जो मांडा था आपका जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर वाला हिस्सा था। ठीक है, दक्षिण के ऊपर सबसे ऊपर वाला यह स्थल अखनूर जिला में चिनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, और यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगपति जोशी व मधुबाला ने कराया था। ये मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव है। ठीक है, दूसरा इसमें आ जाता है आलमगीरपुर। यह स्थल मेरठ जिले में हिंडन नदी यमुना के सहायक के तट पर स्थित है, और इस स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी, और इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। तीसरा है आपका के बाएं किनारे पर स्थित है, और दायमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अगला, और इसमें हम देखते हैं जिसको कहा जाता है सुतकांगे डोर। यह दशक नदी के किनारे, यह जो है आपका किस नदी के किनारे, ये जो है आपका दशक नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेन स्टाइल ने की थी। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है, और इसका क्षेत्रफल जिसको हम कह सकते हैं 1,29,600 वर्ग किलोमीटर है। केवल 7 सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, जो निम्न है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं, जो एक दूसरे से लगभग 483 किलोमीटर दूर स्थित हैं, जिन्हें सिंधु नदी द्वारा जोड़ा। ये जो है आपका हड़प्पा कालीन नगर है, जो आपका एक तरफ सबसे ऊपर मांडा दिया हुआ है, नीचे आपका बीच में आलमगीर, ठीक है, और तीसरा आपका सुतकांगे डोर, और नीचे दैमाबाद दिया हुआ है। दैमाबाद में आपके देखते हैं ताप्ती नदी है, भगवत राव, रोजदी है, रंगपुर, लोथल और सुरकोटदा, धौलावीरा, दिसलपुर, नर्मदा नदी है, चंबल नदी है। तो ये सारा इसका क्षेत्र था जहाँ पे ये सभ्यता फली फूली थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नगर योजना एवं इनकी जो रचनाएं थी। नगर योजना एवं रचनाएं, तो नगर योजना क्या थी? हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता, हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के
आमने सामने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। नगरों में बसे भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल यानी ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे के समकोण बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। घरों का निर्माण सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया गया था। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। भवन 2 मंजिल भी थे। घरों में कई कमरे, रसोई, स्नानागार तथा बगीचे में आंगन की व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई हैं जो कि साक्ष्यों से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण और सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है, जिसकी 11.88 मीटर लंबाई और 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नानों के लिए किया जाता था। तो उस समय की जो सभ्यता थी वो इतनी विकसित थी कि इस तरीके की जो सारे मकान हैं इनका किस तरीके का पूरा ध्यान रखा गया था। ठीक है, और वहाँ पे उस समय भी जो स्नानागार जो आज के टाइम में स्विमिंग पूल वगैरह कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ों का विकास उस समय की जनरेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कर लिया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था और यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार मिला जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियां में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा जबकि 6.09 मीटर चौड़ा। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था जहां इनके नीचे मोरियां बनी होती थी, यानी कि जो नालियां होती थी वो नीचे बनी हुई होती थी और ये मोरियां ईंटों द्वारा पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। तो यानी आज के समय में देखा होगा कि आज भी नालियां जो हैं खुली रहती हैं, लेकिन उस समय की सभ्यता में नालियों को भी ढक दिया जाता था जिससे कि मच्छर, बीमारी, अन्य तरीके की कोई हानिकारक चीज़ें ना हो। तो देखिए उस समय की जो सभ्यता थी वो कितनी विकसित थी। तो ये सारी चीज़ें पेपरों में लगभग पूछी जाती हैं, सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही यहाँ पे मैंने ली हैं। आगे हम बात करते हैं सड़कों की। इन मोरियों में नरमोख यानी मैन हॉल भी बने होते थे। जो मैन हॉल है वो भी सोचो बने होते थे। तो इतनी ये उस समय की जो सभ्यता थी विकसित थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कृषि की यानी कि उस समय की जो कृषि व्यवस्था थी वो कैसी थी। इसमें वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती थी, इसलिए यह प्रदेश अब तक उतना उपजाऊ नहीं रहा। यहाँ के समृद्ध देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ था। गांव की रक्षा के लिए खाड़ी की गई पक्की ईंटों दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बोते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल को काट लेते थे। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जो कुंड हल रेखा देखे गए हैं उनमें अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल यानी मेरा राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे जिन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। यानी उस समय तक 9 फसलों का इन लोगों को ज्ञान हो चुका था। ठीक है, वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। तो ये था आपका कृषि के बारे में। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। यानी उस समय सिंधु सभ्यता को ही जाता है। यानी इसका जो क्षेत्र था मेहुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। चावल
के उत्पादन के साथ साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले थे। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजदी यानी गुजरात से रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे, यानी कालीबंगा के प्राक सिंध काल के हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों की खेती का साक्ष्य मिला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित बेलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना मिला था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी कृषि की। अब हम बात करते हैं पशुपालन, यानी उस समय जो है पशुपालन जो करते थे वो किस तरीके से करते थे और इसमें क्या क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पे किन किन पशुओं को ये पालते थे। तो पशुपालन की बात करते हैं तो हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर पालते थे। इन्हें कुबड़, बाला, सांड विशेष प्रिय था। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊँट भी रखते थे। पशुपालन कुत्ते आरंभ से ही पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैर के निशान मिले। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके, क्योंकि हाथी व घोड़े पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु पालने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मृत मूर्ति यानी टेराकोटा से मिला है। हड़प्पा काल में गेंडा का प्रमाण, भारतीय गेंडा का एकमात्र प्रमाण जो कि आमरी से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? आमरी से मिला है। निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांसा, तांबे और टिन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। इसी के साथ हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं उनमें टिन की मात्रा अत्यंत कम है। यानी हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों, कांसे यानी शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। मोहनजोदड़ो से भुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। कताई के लिए कतलियों का इस्तेमाल होता था। ईंटों की विशाल इमारतें दर्शाई हैं। स्थापित राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प तथा हड़प्पाई लोग नाव बनाने का कार्य भी करते थे। मिट्टी की मोहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियां बनाना महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पा गोलोमिला था के मृद भांडों की अपनी प्रमुख विशेषताएं थीं। ये मृद भांडों का चिकना और चमकीला बनाते थे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त। इसी के साथ हम बात करते हैं आगे यहाँ का जो व्यापार था वो किस तरह सभ्यता के क्षेत्र में पत्थर, धातु तथा हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हों। वे पहिया से परिचित थे तथा हड़प्पा के ठोस पहियों वाली गाड़ियां प्रचलित थीं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे के 2 पहिए वाली खिलौना गाड़ी व चहुंदड़ो से मिली मिट्टी के 4 पहियों वाली गाड़ी यानी कि खिलौना गाड़ी मिली है। लोथल से अल्बेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहिए के निशान मिले हैं। उन्होंने उत्तरी पाकिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नागरिकों से अनेक प्रसाधनों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि या फिर लापिस जिसे लाजुली का सुदूर व्यापार किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर नाव के चित्रांकन का
चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी से निर्मित खिलौने नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधु वासी आंतरिक व बाहरी व्यापार में मस्तूल की सिंधवासी आंतरिक व बाहरी व्यापार की मस्तूल वाली नावों का उपयोग करते थे। अब यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं प्रमुख आयात और कच्चा माल। तो कच्चा माल चांदी जैसे किस क्षेत्र से लाया जाता था, तो ये ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से लाया जाता था, जबकि टीन जो है आपका अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था, टीन जो है, ठीक है। और यानी सत्ता से संचालित होती थी। चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिक वर्ग के हाथ में था। अब हड़प्पा काल प्रशासन संबंधी इतिहासकारों का जो मत है वो क्या क्या था, यहाँ पे हंटर है, इनका मानना था ये राजतंत्रात्मक न होकर यानी जनतंत्रात्मक शासन था, जबकि व्हीलर इसको जो है मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन एवं धर्म की महत्ता को स्वीकारा यानी इसको मानते हैं, जबकि मैके जो है इसको प्रतिनिधि शासन मानते हैं और लोकप्रिय विचार जो है व्यापारिक शासक था। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की। यहाँ पे जो सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार का था। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चिन्ह से है परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। नगर नियोजन दुर्ग मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय, कम शांत प्रिय अधिक थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर या फिर तरबूज के साथ साथ सुअर, बकरी तथा मछली आदि का मांस के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। वस्त्रों की बात करें तो यहाँ पे सूती वस्त्र और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे, खेल, नृत्य और शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। धार्मिक प्रथाएं थी इनकी, वो क्या क्या थी, चलिए इनके बारे में जानते हैं। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं और एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है तथा इसका निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी यानी आई मिस की पूजा करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी के पुरुष देवता की। सिंधु देवता को एक मोहर का चित्रण किया गया है। इसके सिर पर 3 सींग और इसमें एक योगी की ध्यान मुद्रा में एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हुए हैं यानी पद्मासन मुद्रा दिखाया गया है और इसमें इसके चारों ओर एक हाथी और एक बाघ और एक गैंडा, आसन के नीचे एक भैंसा है तथा पैरों के पास 2 हिरण ये दर्शाए गए हैं जो कि एक पुरुष देवता के सिंधु सभ्यता में एक पुरुष देवता के दिखाए गए थे। अब धार्मिक प्रतीक क्या थे यहाँ के, तो धार्मिक प्रतीक जो थे और इसका जो महत्वपूर्ण था यानी एक ताबीज जो कि भूत प्रेत से बचने के लिए पहना जाता था। बैल जो है शिव का वाहन कहा जाता था। स्वास्तिक जो सूर्य उपासक का प्रतीक था। योगी शिव जो कि योगीश्वर कहा जाता था और बकरा बलि हेतु और श्रृंगार जो था शिव का स्वरूप था। नाग जो है पूजा हेतु, भैंसा जो है देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। जबकि युगल जो है समाधान, पति के साथ पत्नी का सती होना का साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं मोहर पर चित्रित देवता का पशुपति महादेव कहा गया है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं वृक्षों और पशुओं की पूजा। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा करते थे और एक मोहर सील पर पीपल की डालों के बीच में विराजमान देवता चित्रित हैं।
हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था। अनेक मोहरों पर पशुओं की आकृतियां अंकित हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न जो गैंडा हो सकता है। इसके बाद कुबड़ वाला सांड है। यहाँ से गौ पूजन का प्रमाण भी मिलता है। सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। हड़प्पाई लोग ताबीज धारण करते थे। संभवतः हड़प्पाई लोग विश्वास रखते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। सैंदव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मंगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का स्वरूप स्वीकार किया गया है। हड़प्पाई लिपि थी, वो क्या थी, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। लिपि के विषय में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में बताया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में L.A. बैडेल ने किया था। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य 1853 में मिला था तथा 1923 ईस्वी में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। पत्थर की मोहर और कुछ अन्य वस्तुएं पर हड़प्पाई लेख के लगभग 4000 नमूने और इसी लिपि को मिलाकर 250 से 400 तक भाव चित्रात्मक यानी जिसको पिक्टोग्राफ अक्षर तथा चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि के चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें अधिकांशतः दाएं से बाएं लिखे हुए मिले हैं, जैसे फारसी लिपि बाएं से दाएं लिखे हुए मिलती थी। ब्रह्म लिपि है एवं कुछ गौमूत्रिका लिपि का प्रयोग यानी कालीबंगा से प्राप्त ठीकरे से मिला है। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। भारतीय लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्य चित्रलेखात्मक है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहाँ से आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सजेशन जरूर दें कि मुझे क्या और सुधार करना है, किन किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक अगर आ गए होंगे तो आपको ये वीडियो पसंद ही आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो